हमने क्या देखा कि सेट के अंदर वैल्यूज हम अपडेट के थ्रू मल्टीपल वैल्यूज को ऐड तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए वैल्यूज को हमें लिस्ट के फॉर्म में ऐड करना होता है। ये लिस्ट वाला कॉन्सेप्ट इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसे ही हमको मल्टीपल वैल्यूज जब ऐड करनी होती है तो हम यहाँ पर लिस्ट का यूज इसी तरीके से करेंगे। और ये कई जगह तुमको देखने को मिलेगा, जब भी तुम्हें कहीं पर किसी भी ब्रैकेट के अंदर अगर बिग ब्रैकेट मिल रहा है दैट मीन्स कि तुरंत समझ जाना कि वो एक लिस्ट वैल्यू है, या तुम्हें ब्रैकेट के अंदर स्मॉल ब्रैकेट मिल रहा है दैट मीन्स कि तुरंत समझ जाओ कि वो टपल वैल्यू है। दैट मीन्स कि वो एक ऐसा यूज केस बनाया गया है कि जिसमें कि वैल्यूज को चेंज ना किया जा सके। तो पाइथन भी जो इसका स्ट्रक्चर है इसमें बनाते समय ये ध्यान रखा गया है कि बहुत सारे मेथड्स जो बनाए गए हैं उनको बार बार रीयूज कर लिया जाए, अलग से उसके लिए कॉन्सेप्ट्स नहीं बनाए गए। तो यहाँ पर अगर अपडेट करने की बात आती है तो हम क्या यूज करते हैं, अपडेट मेथड का यूज तो करते हैं सेट में मल्टीपल वैल्यूज को ऐड करने के लिए, लेकिन जो अपडेट मेथड है उसके अंदर हम वैल्यूज को लिस्ट के फॉर्मेट में सेंड करते हैं। इसके अलावा मान लो कि अभी हमारे पास इतनी सारी सेट की वैल्यूज है और इसका अगर हमें लेंथ फाइंड आउट करना हो तो इसके लिए हमें क्या मिलेगा, सिंपली जो मेथड हम len वाला देख रहे थे, len वाला, वही मेथड हमको यहाँ पर मिलता है लेंथ फाइंड आउट करने के लिए। तो करना क्या है, वो तो चाहे लिस्ट, टपल या सेट हो। ध्यान रखना केवल डिक्शनरी के केस में ये नहीं हो पा रहा है क्योंकि वहाँ पर इंडेक्स टाइप में वैल्यूज नहीं होती है, लेकिन सेट के अंदर वैल्यूज इंडेक्स के फॉर्मेट में होती है। बस दिक्कत क्या है कि उसका कोई सीक्वेंस नहीं होता। लेकिन अगर हम लेंथ की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ लेंथ तो हमको पता चल ही सकता है कि एक सेट के अंदर 10, 20, 50 कितनी वैल्यूएं एग्जिस्ट करती हैं। हमें केवल इंडेक्स पोजीशन नहीं पता चल पाएगा, लेकिन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितने हैं वो पता चल सकता है। तो उसके लिए इसी एलियन मेथड का हमने यूज किया और उसके अंदर ए हमने पास ऑन कर दिया। तो इससे क्या होगा, हमको सेट का लेंथ मिल जाएगा। तो इस समय हमारे ए सेट के अंदर टोटल 12 नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें सेट के अंदर रिमूव करने की, कोई भी चीज़ डिलीट करना है, हमने ऐड करके तो देखा कि ऐड वो लास्ट से कर दे रहा है, ठीक है। जब एक वैल्यू की बात थी या मल्टीपल वैल्यूज ऐड करना था तो हमने अपडेट मेथड का यूज किया। और अपडेट में क्या याद रखना है कि हमने लिस्ट के फॉर्मेट में वैल्यूज, मल्टीपल वैल्यूज को पास ऑन किया। उसी तरीके से अगर हमें रिमूव करना हो तो रिमूव करने के लिए हम रिमूव तो कर सकते हैं, क्योंकि रिमूव के केस में क्या है, रिमूव मेथड सेम टू सेम लिस्ट वाला है। और रिमूव का मेथड अगर याद होगा तो इतना जरूर याद होगा कि रिमूव के केस में हमको केवल वैल्यू बतानी होती है, इंडेक्स पोजीशन से कोई मतलब नहीं होता है। तो सेट के अंदर प्रॉब्लम क्या है, इंडेक्स पोजीशन से है, लेकिन वैल्यू से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए हम इसके अंदर रिमूव मेथड का यूज कर सकते हैं, क्योंकि बात तो केवल और केवल वैल्यू की हो रही है और वैल्यू अगर हमें पता है तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं। तो ध्यान दो, जो हमने ये अभी अपडेट किया था उसके अंदर एक नंबर पड़ा हुआ है 33223, इसको हमें रिमूव करना है। तो हम इसको रिमूव कर सकते हैं, सिंपली हमको क्या देना है, वो वैल्यू देनी है जिसको हमें रिमूव करना है। तो इसको अगर हम चेक करें ए को, तो अभी के केस में क्या होगा, ये वैल्यू जो है वो रिमूव हो चुकी, खत्म। 33223 ये वैल्यू इसमें नहीं रही। तो कुछ यूज केस जो है ना वो अगर हम थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली सोचेंगे तो हमें खुद ब खुद समझ में आने लगेगा, क्योंकि सेट के अंदर सारी की सारी दिक्कत केवल और केवल बस यही है कि इसके अंदर हमको जो है इंडेक्स पोजीशंस नहीं मिलती है, लेकिन वैल्यूज सारी की सारी मिलती है। तो एक और चीज़ है कि मान लो कि हमने रिमूव तो किया एक चीज़ को कि ये नंबर था और ये नंबर हमने रिमूव कर दिया, लेकिन इसी नंबर को अगर मैं दोबारा से रिमूव करना चाहूँ तो एक बार मैंने रिमूव किया और इसके बाद में एक बार फिर से रिमूव किया, मतलब कि पहली बार में तो ये मेरे सेट से जा चुका है, दोबारा को ये मेरे सेट में एग्जिस्ट करता नहीं है। अब अगर दोबारा को मैं रिमूव करूंगा तो क्या ये मुझे कोई एरर देता है कि नहीं देता है, तो इसने जरूर मुझे एक की एरर दे दिया कि ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर इस तरीके का केस आता है तो हम क्या यूज कर सकते हैं, रिमूव की जगह हमको एक मेथड मिलता है सेट के अंदर डिस्कार्ड का। और डिस्कार्ड क्या करेगा कि अगर वैल्यू नहीं है
तो कोई एरर नहीं दिखाएगा, और अगर वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो उसको शांति से वो रिमूव कर देगा। जैसे कि इस केस में मान लो कि हम एक दूसरी वैल्यू रिमूव करना चाहते हैं, डिस्कार्ड किया और डिस्कार्ड के अंदर हमारे पास एक नंबर पड़ा हुआ है 445, इसको हमने रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद में हम प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पर वैल्यू को, और डिस्कार्ड ए, और वैल्यू हमने चेक की ए की। और एक बार इसी को हम कॉपी पेस्ट भी कर लेते हैं, लेकिन एक बार पहले हम आउटपुट चेक कर लें कि क्या 445 रिमूव हो चुका हमारे सेट से। बिल्कुल 445 जो है वो रिमूव हो चुका। इसको अगर हम कॉपी करें और एक बार पेस्ट करें यहाँ पर और फिर रन करें, तो पहली बार में तो 445 रिमूव हो ही चुका था, लेकिन दोबारा के केस में अगर हमने रन किया तो हुआ क्या, हमको एरर नहीं मिला। ये किस लिए है, क्योंकि कई बार सेट जब हम बहुत लार्ज नंबर में फिल्ट्रेशन करते हैं तो कई बार ये प्रॉब्लम हो सकती है कि हमसे कोई नंबर छूट जाए, और उस केस में क्या होगा, हमको बार बार एरर मिलने लगेगा। और यहाँ पर तो हमारी उंगलियों पे गिन सकते हैं हम जितने भी नंबर हमने दे रखे हैं सेट के अंदर, लेकिन जब सेट के नंबर बहुत ज़्यादा हों तब हमको प्रॉब्लम हो सकती है कि नहीं पता चल पाएगा। तो उस केस के लिए डिस्कार्ड जो है ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, कि कम से कम हमारा आउटपुट तो चलता रहेगा, क्योंकि जहाँ पर एरर आ जाता है उसके आगे तो कोड एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन डिस्कार्ड की वजह से अगर प्रॉब्लम आती भी है तो उसको वो हैंडल कर देगा डिस्कार्ड के केस में। इसी तरीके से सेट के अंदर एक्चुअल में इंडेक्स एग्जिस्ट तो नहीं करता है, लेकिन हम पॉप मेथड का यूज जरूर कर सकते हैं। जैसे अभी हमने रिमूव किया, वैसे हम पॉप मेथड का यूज कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है बस, कि पॉप मेथड का यूज करने से लोग बचते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि पॉप की जो फैसिलिटी है, जो फंक्शनलिटी है, वो तो सेम टू सेम है, कि पॉप क्या करेगा, लास्ट से एक वैल्यू को रिमूव कर देगा अगर हम उसके अंदर इंडेक्स नहीं देते हैं। तो सेट के अंदर तो हम इंडेक्स पोजीशन नहीं डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेट के लास्ट में जो एक वैल्यू पड़ी होगी उसको तो डिलीट हम कर सकते हैं, क्योंकि दिक्कत क्या है सेट के साथ, केवल इंडेक्स पोजीशन की है। तो पॉप जो है वो इंडेक्स के बिना भी रन करता है, और उस केस में क्या करेगा, लास्ट वाली वैल्यू को रिमूव करेगा। तो तकलीफ यहाँ पर बस ये हो जाएगी कि हमको खुद को नहीं पता है कि सेट में लास्ट पोजीशन पे वैल्यू क्या पड़ी है। तो ये डिलीट करने को तो कर देगा, लेकिन डिलीट होने से हमको ये नहीं पता चल पाएगा कि उसने लास्ट से वैल्यू क्या डिलीट की। इसलिए इस पॉप से बचा जाता है, इसका यूज नहीं किया जाता है। अदरवाइज इसका यूज अगर हम करते भी हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर एक बार हम इसको रन करें तो नोटिस करोगे ये जो ऊपर वाला सेट था इसमें से कोई एक वैल्यू खत्म हो चुकी है, और वो वैल्यू खत्म कौन सी हुई, 865, जो कि नीचे वाले सेट में नहीं है। मतलब कि इस पॉप ने क्या किया, जो सबसे पहले इंडेक्स पोजीशन की वैल्यू थी उसी को उड़ा दिया। और वैसे क्या होता है कि पॉप की फैसिलिटी क्या होती है कि वो लास्ट से उड़ाता है। तो इंडेक्स की सफलिंग हुई, इसने लास्ट से एक वैल्यू को उड़ाया और वो वैल्यू कौन सी बन गई, 865 बन गई। दोबारा को हम रन करके देखते हैं कि क्या इसमें ये सफल करता है। तो अभी के केस में क्या है कि सेट तो स्टैटिक हो गया है, कि हम जितनी बार भी रन करेंगे वो एक पोजीशन की वैल्यू को बार बार रिमूव कर दे रहा है। लेकिन ये दिक्कत है कि पॉप के साथ हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि वो रिमूव किसको कर रहा है, इसलिए पॉप का यूज करने से बचा जाता है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें कि पूरे के पूरे सेट को ही साफ कर देना है, मतलब कि क्लीन कर देना है, तो उसके लिए यहाँ पर भी हमको क्लियर मेथड मिलता है। सेम टू सेम जैसा काम ये पहले करता था वैसे का वैसे ही काम यहाँ पर भी ये करेगा। तो मान लो एक सेट हमने बना के रखा है ए, और इस ए को क्या करना है, हमें क्लियर कर देना है। तो हम क्या यूज कर लें, क्लियर मेथड का यूज कर लें, और प्रिंट अगर करेंगे तो ये क्या करेगा, सिंपली पूरे के पूरे सेट को ये साफ कर देगा। लेकिन डिलीट नहीं किया है, इसलिए हमको केवल एक एम्प्टी सेट मिलेगा, ठीक है, एरर नहीं मिलेगा। तो अभी के केस में अगर हम इसको रन करें तो हमको क्या मिल जाएगा, एक एम्प्टी सेट मिल गया, ठीक है, एक सिंपली एम्प्टी सेट मिला। और तुम ध्यान दोगे कि जब भी हम आउटपुट ले रहे थे तो आउटपुट में हमें कर्ली ब्रेसेस के अंदर सारे के सारे आउटपुट मिल रहे थे, लेकिन जब हमने क्लियर किया तो सेट का जो ब्रैकेट है वो तुम्हें दिख रहा होगा कि वो क्या दे रहा है, सेट मेथड आउटपुट मिला कर दिया है।
डिक्शनरी के केस में तुमने ध्यान दिया होगा कि जब हमने क्लियर किया था तो उसने डिक्शनरी के केस में जो ब्रैकेट था वो कर्ली ब्रेसेस था, लेकिन सेट के केस में वो नहीं हुआ। इसने क्या दिया हमें आउटपुट में, मेथड ला के दे दिया सेट वाला। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हैं इनको ध्यान रखना जरूरी है। अब मान लो कि हमने क्लियर किया, तो इसी तरीके से इसका बड़ा भाई जो है वो कौन है, डेल है। डेल कीवर्ड क्या करता है, कुछ भी हो उसको डिलीट कर देगा। तो मान लो कि इस समय हमारे पास एक एम्प्टी सेट ए है और उसको हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। तो डिलीट कर दिया तो जाहिर सी बात है अगर अब हम इसको रन करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, अनडिफाइंड वेरिएबल मिलेगा कि ए जो है वो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, क्योंकि डेल का यही काम ही है कि वो पूरी तरीके से खत्म कर देता है जो भी कुछ उसको मिलता है। तो इसने इसको खत्म कर दिया। ये तो यूज केस क्या थे, इसमें तुमको कई सारे मेथड ऐसे मिले जो हम पहले से यूज करते आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि जो स्पेशली सेट का काम है, जैसे कि ज्वाइन करने का। तो ज्वाइन करने के लिए हमारे पास जो पहले एक सेट था ए, उसको तो हम खत्म कर चुके पूरी तरीके से, लेकिन अभी हमारे पास एक सेट बचा हुआ है बी। तो हम बी को पहले प्रिंट कर लेते हैं यहाँ पर, ताकि हमको उसका आउटपुट यहाँ पर दिख जाए। तो ये तो हो गया, लेकिन इसको किसी के साथ ज्वाइन करने के लिए हमें एक सेट बनाना पड़ेगा। तो मान लो हम यहाँ पर एक नया सेट बना लेते हैं सी, और सी के अंदर कुछ वैल्यूज हम यहाँ पर ऐड ऑन कर देते हैं। ठीक है, तो अगर हमें ज्वाइनिंग करनी है, दैट मीन्स कि हम इस ज्वाइन को क्या कर सकते हैं कि किसी एक नए वेरिएबल के अंदर लाकर स्टोर करेंगे। काम क्या है हमारा कि दो अलग अलग सेट थे, उनके अंदर जो भी वैल्यू है उनको लाकर आपस में जोड़ दो। तो इस केस में हमको बस करना क्या है कि हमें एक डी नया वेरिएबल लिए और उसके साथ में हमको ज्वाइन करना है, और ज्वाइन करने के लिए हम यूनियन करना है। यूनियन करने के लिए हम किसी एक सेट के साथ दूसरे का यूनियन करते हैं। तो पहला सेट हमारे पास हो गया बी। बी के बिहाफ पे हमने मेथड कॉल कर लिया यूनियन, और यूनियन में हमने किसको ऐड ऑन किया, सी को। तो सी जो है वो बी के साथ जुड़ चुका है। अब अगर हम इसका आउटपुट देखना चाहें तो यूनियन इन डी, और इसका आउटपुट डी के अंदर पड़ा हुआ है, और हम क्या करते हैं इस डी को चेक कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले बी को देख लिया कि बी के अंदर कितनी वैल्यूज पड़ी हुई थी। उसके बाद में ये सी था, हमने सी को देखा कि सी के अंदर कितनी वैल्यूज पड़ी हुई है। और जब हमने यूनियन किया तो यूनियन के अंदर क्या हुआ, जितने भी यूनिक वैल्यूज थी वो सारी की सारी आ गई। कोई भी रिपीटेड वर्क नहीं हुआ, क्योंकि यूनियन का काम क्या होता है कि दो सेट को आपस में जोड़ देता है, और उन सेट के अंदर जितने भी यूनिक नंबर हैं उन सबको वो एक नए सेट के अंदर लाकर रख देता है। तो अगर हम काउंट करें तो लगभग सी के अंदर 6 से 7 वैल्यूज थी। उसी तरीके से बी के अंदर भी 5 से 6 वैल्यूज थी, और जब हमने यूनियन किया तो हमें अप्रॉक्सीमेटली 6 से 7 वैल्यूज यहाँ पे मिल गई। उसको हम लेंथ की मदद से पता कर सकते हैं कि टोटली कितना लेंथ है। तो ये जो काम हमने किया, ये क्या किया कि हमने यूनियन कर दिया।